नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सत्र में। दोस्तों, ये हमारा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो जो है यूट्यूब में अपलोड किए जा चुके हैं। यह हमारा छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का 8वां वीडियो है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम लोग अभी आज पढ़ेंगे क्या, क्षेत्रीय राजवंश, जैसे कि लिखा है हेडिंग में क्षेत्रीय राजवंश। और इससे पहले हम लोग जितने भी बड़े राजवंश है, बड़े राजवंश में कौन कौन, जैसे कि बड़े राजवंश में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं राजवंश में। ठीक है, राजवंश में हम लोग बांटे थे सबसे पहले कौन कौन से, तो बड़े राजवंश। ठीक है, उसके बाद छोटे राजवंश, छोटे राजवंश। इसी में आ जाते हैं कौन, क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश आ जाते हैं। बड़े राजवंशों में कौन कौन से, तो मौर्य वंश को पढ़े हैं अपन, सातवाहन वंश को पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसी में हम लोग नल वंश को पढ़ लिए हैं। नल वंश को पढ़ने के बाद हम लोग इसी में ही गुप्त वंश को पढ़ लिए हैं और वाकटक वंश को पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सभी वंशों को हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें क्षेत्रीय राजवंश में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे संबंधित बहुत सारे वंश है, जैसे कि 5-6 प्रकार के। कौन कौन सा, पहला है राजर्षि तुल्य, राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है, इसके बाद इसी में है अपना पर्वत द्वारक वंश, या जिसे शैल वंश भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा है अपना सरभपुरी वंश, सरभपुरी वंश। सरभपुरी वंश के बाद है अपना पांडु वंश, पांडु वंश को ही हम लोग सोम वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोम वंश। ठीक है, इसकी बहुत सारी शाखा अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाएगी, जैसे कि उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, अमरकंटक वाले क्षेत्रों में, और कांकेर के सोम वंश भी कहलाएंगे। कांकेर के भी जो राजवंश होंगे उसे कांकेर के सोम वंश कहलाएंगे। उसके बाद अंतिम में हम लोग देख लेंगे एक वंश, कौन सा, बाण वंश। ठीक है, इसी बाण वंश को ख़त्म करके रतनपुर वाले क्षेत्र में बाण वंश को ख़त्म करके कलचुरी वंशों ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी। तो अंतिम में हम लोग इसे देखेंगे। और इसका एक शासक जिसका नाम है विक्रमादित्य, उसी को ही हरा करके कलचुरी शासक कलिंग राज ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजर्षि तुल्य कुल वंश, पर्वत द्वारक वंश और सरभपुरी वंश। इन सभी वंशों को, इन तीनों वंशों को हम लोग आज देखेंगे और पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी नहीं छूटेगा, इसके लिए मैं आपको पहले से बता दूं। ठीक है, आप ये संदेह में मत रहिएगा कि कुछ छूट जा रहा है अपना, इसके बाद फिर हमको किसी और से बुक से पढ़ना पड़ेगा या कोई नोट्स ले ले, क्या ऐसा टाइप का नहीं है। सभी हम लोग महत्वपूर्ण फैक्टों को यहाँ पर पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजर्षि तुल्य कुल वंश, सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ते हैं हम लोग, तो राजर्षि तुल्य कुल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश। राजर्षि तुल्य कुल वंश हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों, राजर्षि तुल्य कुल वंश को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी, तो आरंग को मानी जाती है इसकी राजधानी। मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्यों इसकी राजधानी आरंग को मानी जाती है, इसके छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य हैं, इसे छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश क्यों कहा जाता है। ये सभी सवालों के जवाब आप लोगों को अभी पढ़ते पढ़ते कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राजर्षि तुल्य कुल वंश राजधानी कहाँ था, आरंग था। और ये लगभग 5वीं शताब्दी, ठीक है, 4वीं-5वीं शताब्दी के मध्य क्या किए थे इन लोग, शताब्दी के मध्य इन लोग क्या किए थे, शासन किए थे। ठीक है, ये जो है गुप्तों की अधीनता को लास्ट में स्वीकार कर लिए थे। गुप्त वंशों की अधीनता को लास्ट में लोग क्या कर लिए थे, अधीनता को इन लोग स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, इनका जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह माना जाता है, वह क्या था, तो गजलक्ष्मी था। ठीक है, गजलक्ष्मी था इनका राजकीय चिन्ह। ठीक है, गजलक्ष्मी से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। ठीक है, जहाँ पास लक्ष्मी जी का अंकित होता है, लक्ष्मी जी की मुद्रा बनी होती है, या लक्ष्मी जी का जहाँ पास हम लोगों को साक्ष्य मिलता है, वहाँ पर सीधे संबंध है वैष्णव धर्म का। ठीक है, वैष्णव धर्म का। लेकिन जहाँ पास नंदी, त्रिशूल, ये सभी साक्ष्य मिले, वहाँ पर शिव जी का संकेत होता है।
तो राजकी चिन्ह गजलक्ष्मी अर्थात ये कैसे, कौन से मत के अनुयायी थे, तो वैष्णव मत के अनुयायी थे। कौन, जो है राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय वंश कहा जाता है। प्रथम क्षेत्रीय वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो राजर्षि तुल्य कुलवंश है उन्हें प्रथम क्षेत्रीय वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 5-6 ही शासक हैं, इसको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से 2 तो शासक ऐसे हैं जो पहले हैं और दूसरे नंबर के हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। इसके संस्थापक को देखते हैं। ठीक है, तो संस्थापक कौन था, संस्थापक था सूरा। ठीक है, संस्थापक कौन था, सूरा शासक को संस्थापक माना जाता है। इसी से इनके राजवंशों की शुरुआत होती है। सूरा शासक था, उसके बाद था दैत्य प्रथम, उसके बाद था विभीषण, उसके बाद था भीमसेन। ठीक है, उसके बाद था भीमसेन, ये दैत्य प्रथम है, भीमसेन प्रथम है। इसके बाद देखो 4 तो शासक ऐसे ही याद हो गए। ठीक है, सूरा, दैत्य, विभीषण, भीमसेन। उसके बाद आएगा जो अगला है वह है दैत्य द्रुति, और तीसरे नंबर अगले नंबर में 6वें नंबर में आ जाएगा, उसका नाम क्या है, भीमसेन द्वितीय। ठीक है, भीमसेन द्वितीय। तो ये प्रमुख 6 शासक हैं। संस्थापक कौन है, सूरा शासक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बोला जाए तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कौन, भीमसेन द्वितीय। क्योंकि भीमसेन द्वितीय का ही जो है ये आरंग ताम्रपत्र मिला है। भीमसेन द्वितीय का ही क्या मिला है हमको, आरंग ताम्रपत्र मिला है। आरंग ताम्रपत्र हमको किसका मिला है, भीमसेन द्वितीय का मिला है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में इसे बताया। ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना है। राजकी चिन्ह गजलक्ष्मी है, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश इसे माना जाता है। ये तो 2 क्वेश्चन यहीं से बन गए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे पेपर में पूछे गए हैं और आने के और चांसेस हैं। ठीक है, इनके शासकों को जमाने के लिए पूछ सकता है। आरंग ताम्रपत्र, इससे केवल एक ही तो चीज़ से हम लोगों को जानकारी मिलती है, वो जो है आरंग ताम्रपत्र। और आरंग ताम्रपत्र किसका था, तो भीमसेन द्वितीय का। इसी आरंग ताम्रपत्र के बारे में ही हमको पढ़ना है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात याद रखिएगा कि आरंग ताम्रपत्र, जो कि ये आरंग ताम्रपत्र है, वह कहाँ से मिला है, आरंग ताम्रपत्र जो मिला है वह मिला है आरंग से मिला है। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र जो है आरंग से मिला है। ठीक है, आरंग कहाँ है, रायपुर में है। मंदिरों की राजधानी, मंदिरों की नगरी कही जाती है किसको, आरंग को। यहीं से मिला है हमको आरंग ताम्रपत्र। और ये किसका है, भीमसेन द्वितीय का है, भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। ठीक है, भीमसेन द्वितीय का है आरंग ताम्रपत्र। देखिए, इसकी राजधानी आरंग ही थी ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, आरंग थी ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन आरंग से ये जो ताम्रपत्र है वो मिलने के कारण हमको ऐसा हम लोग अनुमान लगाए हैं कि आरंग ही इनकी राजधानी हो सकती है। ठीक है, इसमें और दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट ये है कि जो भीमसेन द्वितीय है, जो भीमसेन द्वितीय है, उसने क्या किया था, आरंग ताम्रपत्र में लिखा हुआ है। भीमसेन द्वितीय ने क्या किया था, ये दोंडी नामक स्थान के पास एक भट्टपालिका नामक ग्राम है। भट्टपालिका नामक ग्राम है। ठीक है, दोंडी नामक स्थान के पास भट्टपालिका नाम का एक गांव है, उसे ही दान किया था। किसको दान किया था, उसके ही दान दे दिया था। किसको, हरि स्वामी, याद रखिएगा, हरि स्वामी तथा बप्पा स्वामी को। ठीक है, हरि स्वामी तथा बप्पा स्वामी को दोंडी नामक स्थान के पास भट्टपालिका ग्राम को क्या कर दिया था, दान दे दिया था। किसको, हरि स्वामी तथा बप्पा स्वामी को। इसकी जानकारी मिलती है। पहला तो यही जानकारी कि आरंग ताम्रपत्र रायपुर के आरंग से मिला है। और दूसरी जानकारी ये मिल गई हमको आरंग ताम्रपत्र से कि भीमसेन द्वितीय ने दोंडी नामक स्थान पर भट्टपालिका ग्राम को दान दे दिया था हरि स्वामी तथा बप्पा स्वामी को। ठीक है, अगला है कि राजर्षि
तुल्य, राजर्षि तुल्य वंशों की वंशावली इसी से हमको पता चलती है, वंशों की वंशावली का पता चलता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो इतना सारा हमको जानकारी मिला है, ये 6 शासकों के बाद एक क्रम है। सूरज संस्थापक है दैत्य, दूसरे नंबर का है विभीषण, तीसरे नंबर का है भीमसेन, तृतीय नंबर का है दैत्य, चौथे नंबर का है विभीषण, द्वितीय लास्ट है। ये सभी कहाँ से पता चलता है? ये हम सभी को पता चलता है आरंग ताम्रपत्र से। ठीक है, अब इसी का ही है तो इसी से पता चलेगा ही। ठीक है, 3 फैक्ट हो गए। और इसके बाद है, याद रखिएगा, ये जो आरंग ताम्रपत्र है, ये स्वर्ण नदी के नाम से जारी किया गया था। स्वर्ण नदी के नाम से जारी किया गया था। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र स्वर्ण नदी के नाम से क्या किया गया था? जारी किया गया था। ठीक है, तो इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को आप लोग याद रखिए। ठीक है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में। हो सकता है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है, इस कारण इससे क्वेश्चन पूछे जाते हो, या और कुछ कारण हो सकता है, लेकिन इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम लोग शुरू करते हैं इसके बाद पर्वत द्वारक वंश को। ठीक है, अगला शुरू करेंगे हम किसको? पर्वत द्वारक वंश को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसे मिटाते हैं और अगला शासक देखते हैं। हम लोग वंश देखते हैं पर्वत द्वारक वंश, जिसे शैल वंश के नाम से भी जाना जाता है। और राजर्षि तुल्य कुल वंश को किसके नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही रह करके छत्तीसगढ़ में प्रभु सत्ता स्थापित करने का पहला श्रेय इन्हीं को ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पहला क्या हम लोग पढ़े? राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पर्वत द्वारक वंश के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जो भी जानकारी मिली है वो बहुत कम है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, पर्वत द्वारक वंश जो है वह गरियाबंद क्षेत्र में निवास करते हैं। गरियाबंद क्षेत्र में निवास करते थे कौन? पर्वत द्वारक वंश। ये गरियाबंद पहले रायपुर का हिस्सा था, अभी इसको अलग पृथक जिला बना दिया गया है, बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, तो पर्वत द्वारक वंश जो है वह गरियाबंद क्षेत्र में निवास करते थे, और गरियाबंद में ही क्षेत्र में निवास करने के कारण इसी के आसपास इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहला साक्ष्य मिला है सुमन्न राज्य के बारे में। ठीक है, सुमन्न राज पहला शासक था। सुमन्न राज प्रथम शासक था। प्रथम शासक कौन था? तो सुमन्न राज था। सुमन्न राज कौन था? तो प्रथम शासक था। ठीक है, इसकी माता कौस्तुमेश्वरी दाह ज्वर से पीड़ित थी। जब दाह ज्वर से पीड़ित थी, मैंने क्या बोला? ये गरियाबंद में शासन कर रहे थे, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें एक शासक का नाम याद रखना है आपको, सोमन्न राज। सोमन्न राज के बारे में हमको ये जानकारी मिलती है कि उसकी माता का नाम था कौस्तुमेश्वरी। उसकी माता का नाम क्या था? कौस्तुमेश्वरी। और उसको एक बीमारी थी, बीमारी नहीं बोल सकते, एक प्रकार का ज्वर था। ठीक है, उसको ज्वर था, दाह ज्वर था, जो कि बहुत ही गंभीर मात्रा में फैल गया था उनके पूरे शरीर में, और उनको राहत नहीं मिल रही थी। तो क्या किया सोमन्न राज ने? एक पुरोहित, ठीक है, पुरोहितों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप इस गरियाबंद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र देवभोग नामक स्थान का क्या कर दो, आप दान दे दो, तो आपकी माता ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो माता आपकी ठीक हो जाएगी, ऐसे करके बोला। तो इन्होंने क्या कर दिया? इस देवभोग क्षेत्र का क्या कर दिया? दान कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी माता ठीक हो गई। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक है, तो सोमन्न राज प्रथम शासक, माता कौस्तुमेश्वरी दाह ज्वर से पीड़ित थी, पुरोहितों द्वारा कहे जाने पर, ब्राह्मणों द्वारा कहे जाने पर देवभोग नामक स्थान का उन्होंने क्या कर दिया? दान कर दिया, जिससे इनकी माता ठीक हो गई। ठीक है, अब ये किस देवी के उपासक थे, ऐसे करके पेपर में एक बार पूछा था, तो ये स्तंभेश्वरी माता के उपासक थे।
स्तंभेश्वरी माता के उपासक थे, ऐसा हमको पता चलता है। ठीक है, और एक शासक का नाम है तुष्टिकर, एक का नाम क्या है, तुष्टिकर, इसके बाद दूसरा शासक तुष्टिकर। ठीक है, ये तुष्टिकर और सोमन राज दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों ही बस यहाँ से पर्वत द्वारक वंश से, शैल वंश से संबंधित है। इनके बारे में बस इतनी ही जानकारी मिलती है, अगला जानकारी इसके बारे में नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना है वहीं से ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा, पर्वत द्वारक वंश। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला देखते हैं हम लोग आज सरबपुरी वंश। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत कम ही हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, कोई बहुत बड़ा नहीं है ना, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग सरबपुरी वंश। कौन सा वंश, सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश। तो सरबपुरी वंश को हम लोग शुरू करते हैं। सरबपुरी वंशों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि जो हमारे मनियारी नदी के किनारे बिलासपुर जिले की ही बात है, जो ताला ग्राम है, ताला गाँव है, वहाँ मनियारी नदी के किनारे क्या है, देवरानी जेठानी का मंदिर है। उस देवरानी जेठानी को मंदिर को छत्तीसगढ़ की प्रथम मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है, और उसका निर्माण सरबपुरी वंशों के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, तो और बहुत सारे ऐसे चीज फैक्ट हैं जिससे सरबपुरी वंशों के बारे में पूछे जाते हैं, तो इसको आप सभी को याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्या, सरबपुरी वंश। ठीक है, सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश में सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे कि सबसे शुरू में हम लोग कुछ चीज़ें याद रखते हैं, जैसे कि राजधानी। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या क्या थी, तो राजधानी थी सरब राज के समय में अलग थी। ठीक है, सरब राज के समय में सरबपुर था। ठीक है, राजधानी कहाँ था, सरबपुर था। और प्रसन्न मात्र राजा के समय प्रसन्नपुर शहर था। प्रसन्नपुर शहर जो है, प्रसन्नपुर स्थान, अभी जो वर्तमान में मल्हार कहते हैं, उसी को पहले प्रसन्नपुर कहते थे, इसी ने ही बसाया था, उसको इसने राजधानी बनाया था। और याद रखना है आपको प्रवर राज, ध्यान सुनिएगा, ये प्रवर सेन नहीं है, प्रवर सेन तो वाकटक वंश का है, ये प्रवर राज है। और प्रवर राज की राजधानी थी क्या, सिरपुर। ठीक है, तो ये तीन राजधानी प्रमुख रूप से आपको याद रखना है, जो सरबपुरी वंश से है। ठीक है, सरब राज की राजधानी थी सरबपुर। हमको एक्चुअल में पता नहीं चल पाता है कि सरबपुर कौन सा है, क्या सिरपुर ही सरबपुर था, नहीं तो सिरपुर था, तो ये तो सिरपुर अलग से प्रवर राज के समय में था, तो ये तो नहीं हो सकता। सरबपुर और सिरपुर दोनों एक। प्रसन्न मात्र का एकदम फिक्स है। प्रसन्न मात्र ने क्या किया था, निडला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था, और वो वर्तमान में जो निडला नदी है वह लीलागर नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने बिलासपुर के बॉर्डर से होते हुए कोरबा में जाती है, वो वाला। और ये प्रसन्नपुर वर्तमान में मल्हार नामक क्षेत्र है, मतलब बिलासपुर में ही पड़ता है, मस्तूरी के आगे मल्हार। ठीक है, तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी हो गई यहाँ। ठीक है, इसके अब उसके बारे में याद रखते हैं सर्वप्रथम इसके राजाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सरब राज। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, उससे पहले एक और याद रखना है चीज़ कि इसके बारे में जानकारी। ठीक है, इन सरबपुरियों के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है बोलेगा तो, जैसे कि राजर्षि तुल्य कुल वंश में आरण्य ताम्रपत्र से उनकी सभी संपूर्ण जानकारी मिलती थी। इसकी जानकारी मिलती है हमको भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। ठीक है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, इसे याद रखिएगा। तो इसको के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किसकी जानकारी मिली है, तो सरबपुरी वंशों के बारे में। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसको याद रखिएगा, इसे अमरार्य कुल के नाम से भी जाना जाता है, अमरार्य कुल। ठीक है, और या फिर अमरज
अमरार्य कुल या अमरज कुल के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसे? सरबपुरी वंश को। ठीक है, तो अमरार्य कुल निम्न में से अमरार्य कुल कहा जाता है या अमरार्य कुल के नाम से किन्हें जाना जाता है, ऐसे करके बोलेगा तो कौन सा वंश आएगा? सरबपुरी वंश आएगा। ठीक है, सरबपुरी वंशियों की जानकारी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पता चलता है। ये भानुगुप्त कौन था? तो ये भानुगुप्त वही भानुगुप्त है जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था, और ये इन्होंने क्या किया था? एरण अभिलेख लिखवाया था, और इसी से ही सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख भी हमको मिलता है 510 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, और वीडियो बोलता हूँ, और सरबपुरी वंश। ठीक है, तो पहला शासक को देखते हैं। ठीक है, पहला शासक कौन था? सबसे पहले था सरभराज। ठीक है, सरभराज क्या था? तो सरभराज को ही संस्थापक माना जाता है। ठीक है, सरभराज को ही क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ये संस्थापक था और ये कुशल शासक था। ठीक है, और एक शक्तिशाली शासक होने का गौरव प्राप्त है इसे। ठीक है, किसको? सरभराज को। इसने अपने नाम पर ही सरभपुर शहर बसाया था, अपने नाम पर ही सरभपुर शहर बसाया था और उसी को अपनी राजधानी बनाई। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। किनका मिलता है? सरभराज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके 2 पुत्र थे। इसके कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। ठीक है, एक का नाम था महेंद्र मात्र और दूसरे का नाम था नरेंद्र मात्र। ठीक है, महेंद्र मात्र और नरेंद्र मात्र इसके क्या थे? तो 2 पुत्र थे। ठीक है, इसके कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। एक का नाम था महेंद्र मात्र और दूसरे का नाम था नरेंद्र मात्र। ठीक है, महेंद्र मात्र चूँकि बड़ा पुत्र था, इसलिए सबसे पहले सरभराज के बाद इसको सत्ता मिली, लेकिन कई कारणों से इनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई और अल्प आयु में ही हो गई। इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसका छोटा भाई नरेंद्र मात्र क्या बना? अगला शासक बना। तो चलिए आइए देखते हैं अगला शासक कौन बन गया। अब नरेंद्र मात्र बन गया कौन? अगला शासक। ये महत्वपूर्ण शासक है और बहुत ही शक्तिशाली शासक है। इसके बारे में पढ़ना है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ढेर सारे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में क्या क्या है। तो नरेंद्र मात्र का एक सिक्का है। ठीक है, नरेंद्र मात्र का एक सिक्का है जिसमें गजाधी सिक्त लक्ष्मी का चित्र अंकित है। गजाधी सिक्त लक्ष्मी का अंकित जो सिक्त लक्ष्मी का जो अंकित है वो क्या है? मतलब लक्ष्मी माता को, जो लक्ष्मी माँ हैं, लक्ष्मी माता को फूल अर्पित करता हुआ हाथी, लक्ष्मी माता को फूल अर्पित करता हुआ जो है हाथी है। ठीक है, अर्थात ऐसा इनके सिक्का में चित्र दिखाया हुआ है कि लक्ष्मी माता को जो हाथी है वो अपने सूंड से क्या करता है? तो फूल अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा इनके सिक्का में उल्लेखित है। ठीक है, तो गजाधी सिक्त लक्ष्मी का चित्र अंकित किनके सिक्कों में हमको प्राप्त होता है? तो नरेंद्र मात्र के। ठीक है, इनका एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है क्या? शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है खड्डधरा जीत भुवे। ठीक है, खड्डधरा जीत भुवे लिखा है। इस खड्डधरा जीत भुवे का मतलब क्या है? तलवार के दम पे विश्व को जीतना। तलवार के दम पर विश्व को जीतना, तलवार के दम पर विश्व को जीतना। नरेंद्र मात्र का एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है खड्डधरा जीत भुवे लिखा है नरेंद्र मात्र के एक शिलालेख में, जिसका मतलब होता है तलवार के दम पर विश्व को जीतना। ठीक है, नरेंद्र मात्र का एक शिलालेख जिसमें लिखा है खड्डधरा जीत भुवे, तलवार के दम पर विश्व को जीतना। इससे पता चलता है कि यह बहुत ही पराक्रमी शासक एवं एक कुशल शासक तथा बहुत ही एक क्रूरतापूर्वक दमन करने वाला शासक था। ठीक है, ऐसा हमको पता चलता है इसके इस सेंटेंस से। ठीक है, इसने अपने शासन के तीसरे वर्ष क्या किया था? पीपरदुला ताम्रपत्र जारी करवाया था। ठीक है, पीपरदुला ताम्रपत्र जारी करवाया था अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष दौरान।
ठीक है। उसके बाद अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में इसने कुरुद ताम्रपत्र जारी किया था, ठीक है। तो इसके दो ताम्रपत्र हो गए दोस्तों। पहला तो है पीपरदुला ताम्रपत्र, ठीक है, जो अपने शासनकाल के 3रे वर्ष इन्होंने जारी किया था, और अपने शासनकाल के 24वें शासनकाल वर्ष के दौरान इन्होंने कुरुद ताम्रपत्र जारी किया था। ये कुरुद कहाँ है? कुरुद अपना धमतरी वाला कुरुद की बात कर रहा है, ठीक है। कुरुद जो बोल रहा है वो धमतरी वाला कुरुद है। इसी कुरुद से हमको जानकारी मिलती है कि यह बहुत ही प्रतापी शासक था, और इसने स्वयं को सरभराज का पुत्र बताया है, ठीक है। और था भी, हमको वहाँ से भी पता चलता है सरभराज के से, ठीक है। तो ये हो गया नरेंद्र मात्र के बारे में, ठीक है। नरेंद्र मात्र बहुत ही एकदम खास शासक था सरभपुरी वंश का, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। पहले तो सिक्का इनका मिला है जिसमें गजाधिसिक्त लक्ष्मी का चित्र अंकित है। लक्ष्मी माता को फूल अर्पित करता हुआ एक हाथी दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद इनका एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है खड़दराजित भुवे। इसका मतलब होता है तलवार के दम पर विश्व को जीतना, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में फैक्ट, 3रे वर्ष इसने पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया था और इसने अपने 24वें मतलब शासनकाल के 24वें वर्ष कुरुद ताम्रपत्र जारी किया था, जिसमें इसके क्या कर है पराक्रमी होने का वर्णन मिलता है, तथा ये क्या बोलते हैं स्वयं को अपना सरभराज का पुत्र बताया है, ऐसा हमको पता चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला शासक को देखते हैं। अगला शासक है इसके बाद कौन? प्रसन्नमात्र, ठीक है। प्रसन्नमात्र के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले इधर को अपने को मिटाना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसे आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगला। अगला देखते हैं किसको? प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रसन्नमात्र के बारे में तो याद रखिएगा, इसने प्रसन्नपुर शहर बसाया था। प्रसन्नपुर शहर बसाया था, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मल्हार नाम से जाना जाता है। और इसने निडिला नदी के किनारे बसाया था इसे, ठीक है। निडिला नदी के किनारे बसाया था। निडिला नदी वर्तमान में कौन सी नदी है? तो लीलागर नदी है, ठीक है। लीलागर नदी को ही पहले निडिला नदी कहते थे। इसी के किनारे पर इन्होंने क्या करवाया था? प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था, और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है। इनका सिक्का मिला है, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। इन्होंने क्या चलाया था? सोने के सिक्के चलाए थे। ये सोने के सिक्के में इनका क्या था? गरुड़ था, शंख था तथा चक्र था, ठीक है। और नीचे में क्या लिखा था? प्रसन्न मात्र, ठीक है। तो इनका एक सिक्का था, ठीक है। सिक्का था गोले आकार का, जिसके ऊपर में क्या था? गरुड़ का था, शंख का और चक्र का चित्र था, और नीचे में क्या लिखा था? प्रसन्न मात्र लिखा हुआ इनका एक सिक्का मिला है। इससे हमको पता चलता है, और वह सोने के सिक्के हैं, ठीक है। इससे हमको इसके बारे में पता चलता है कि इसका राज्य वैभव जो है बहुत ही सुंदर रहा होगा, और ये जो है आर्थिक समृद्धि और उत्कर्ष का इनका काल रहा होगा। इससे हमको इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि सोने के सिक्के चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और सोने के सिक्के वही जारी करते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र और बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं। तो ऐसा हमको जान पड़ता है किससे? इनके सोने के सिक्के से, ठीक है। तो प्रसन्नमात्र बहुत ही प्रमुख शासक है, ठीक है। इनका जो क्षेत्र था वह क्या था? पहले से खुशहाली भरा पूर्ण माना जाता है। खुशहाली, ठीक है। समृद्धि तथा विकास का दौर इनको मान सकते हैं, ठीक है। अगला जो फैक्ट है वह है इसका पूर्व में सिक्का मिला है। पूर्व में कटक, जो कि उड़ीसा का कटक है, उड़ीसे के कटक से इनका सिक्का मिला है। और पश्चिम में इनका भी सिक्का मिला है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र का चांदा वाला क्षेत्र है, ठीक है। महाराष्ट्र चांदा और उड़ीसा का कटक, उड़ीसा के कटक वाले क्षेत्र और महाराष्ट्र के चांदा वाले क्षेत्र से इनके कुल टोटल ध्यान दीजिएगा 116 सिक्के मिले हैं। कितने? 116 सिक्के, ठीक है। 116 सिक्के मिले हैं किनके? प्रसन्नमात्र के, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं, ठीक है। अगला शासक देखते हैं हम लोग,
जयराज, जयराज मात्र, ठीक है, जयराज, या इसी को ही मान मात्र कहते हैं, मान मात्र कहते हैं, और या फिर इसी को ही हम लोग दुर्गराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मान मात्र तथा दुर्गराज के नाम से किसने जानते हैं, तो जयराज को जानते हैं। ठीक है, अगला शासक कौन बना, तो जयराज बना। क्यों इसे दुर्गराज मान मात्र के नाम से जानते हैं, तो इसने क्या किया था, तो इसने दुर्ग शहर बसाया था। ठीक है, इसने क्या किया था, तो दुर्ग शहर बसाया था। ठीक है, तो दुर्ग शहर किसने बसाया था, तो जयराज या मान मात्र या दुर्गराज। दुर्ग शहर बसाने के कारण ही इसे दुर्गराज कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे दुर्ग शहर स्थित है, तो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ नदी पातंत्र में आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद इसके सिक्का में गजलक्ष्मी का चित्र है। इनके सिक्का में किनका चित्र है, तो गजलक्ष्मी का चित्र मिलता है हमको। ठीक है, तो जयराज, मानमात्र या दुर्गराज, जिन्हें तीनों शासक एक ही का नाम है, ठीक है, जयराज का ही नाम है, इसके बारे में हमको पता चलता है कि इन्होंने दुर्ग शहर बसाया था और दुर्ग शहर इन्होंने शिवनाथ नदी के किनारे स्थापित किया था। ठीक है, इसी कारण इनको दुर्गराज भी कहा जाता है, दुर्ग शहर बसाया था। इसलिए सिक्का इन्होंने इनका जो सिक्का मिला है वो गजलक्ष्मी का चित्र अंकित है उसमें। ठीक है, इन्हीं ने ही दान देने की परंपरा, ठीक है, ग्राम को या गाँव को या गायों को दान देने की परंपरा शुरुआत की थी, दान देने की, सरभपुरी में ना, ठीक है, दान देने की परंपरा इन्होंने शुरुआत की थी। और इन्होंने विष्णु स्वामी नामक एक व्यक्ति को गांव दान भी किया था, विष्णु स्वामी। ठीक है, देखिए हरि स्वामी, बप्पा स्वामी जो है वह किसने दान किया था, तो उनको दान किया था भीमसेन द्वितीय, जो कि किसका शासक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश का। इन्होंने सरभपुरी राजवंश के अंतर्गत अभी तक के बहुत सारे शासक आए, लेकिन उन्होंने किसी ने भी दान देने की परंपरा का शुरुआत नहीं किया था। इन्होंने दान देने की परंपरा का शुरुआत किया और इन्होंने ग्राम दान किए बहुत सारे, विष्णु स्वामी नामक एक व्यक्ति को। इसके अलावा और बहुत सारे पुरोहितों एवं पंडितों, ब्राह्मणों को भी इन्होंने दान दिया था। इसके बाद फिर दान देने की परंपरा कंटिन्यू चलते गई। ठीक है, तो इसके बारे में प्रमुख रूप से हम लोग इतने सारे चीज़ को जान लिए, प्रसन्न मात्र के बारे में जाने। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि इसको जयराज, मान मात्र या दुर्गराज कहते हैं, उसके बारे में दुर्ग शहर बसाया, गजलक्ष्मी का चित्र अंकित है, दान देने की परंपरा शुरुआत किया, विष्णु स्वामी को इन्होंने दान दिया था। ठीक है, इसके बाद आ गए कौन, प्रवरराज फर्स्ट। ठीक है, प्रवरराज प्रथम। तो प्रवरराज प्रथम के बारे में हम लोगों को याद रखना है बस, तो इन्होंने सिरपुर को राजधानी बनाया था। ठीक है, सिरपुर को राजधानी बनाया था। ठीक है, सिरपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। अर्थात ये भी कैसे शासक थे, तो महत्वाकांक्षी शासक थे। ठीक है, महत्वाकांक्षी शासक थे। तो महत्वाकांक्षी उनको बोलते हैं जो अपने महत्व के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए या अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो बहुत ही बेहतर कार्य करे, उसे महत्वाकांक्षी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं महत्वाकांक्षी शासकों में से एक शासक ये भी थे। ठीक है, इस कारण इन्होंने क्या कर दिया, सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ से इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनके बाद इनका पुत्र सुदेवराज क्या किए, शासन किए। ठीक है, इनके बाद इनका पुत्र सुदेवराज ने क्या किया, शासन किया। सुदेवराज के बारे में हमको सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं, इसको याद रखिएगा। इसके कुल टोटल 8 हमको क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। 8 हम लोगों को, सॉरी सिक्के नहीं हैं, वो ताम्रपत्र हैं। 8 ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें से 6 मिले हैं हमको मल्हार वाले रीजन, मल्हार वाले क्षेत्र से, और 2 मिले हैं हमको आरंग वाले क्षेत्र से, अर्थात रायपुर वाले क्षेत्र से। मल्हार मतलब बिलासपुर वाले क्षेत्र से, आरंग मतलब रायपुर वाले क्षेत्र से। तो 6 जो मिले हैं वो मल्हार वाले क्षेत्र से अर्थात बिलासपुर वाले क्षेत्र से मिले हैं, और 2 ताम्रपत्र मिले हैं इन 8 में से, वो जो कि वो रायपुर वाले क्षेत्र, आरंग क्षेत्र से मिले हैं। सुदेवराज ने ही क्या किया था, इसके बारे में एक फैक्ट तो यही हो गया। ठीक है, इनके ताम्रपत्र के बारे में। और दूसरा फैक्ट है, इन्हीं ने ही क्या किया था, एक व्यक्ति है जिसका नाम है इंद्रबल, इसी को ही सर्वाधिकर्ता के रूप में क्या किया था, नियुक्त किया था, सर्वाधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया था।
तो इंद्रबल को सर्वाधिकर्ता के रूप में नियुक्त किसने किया था? ठीक है, तो सुदेव राज आया, सुदेव राज का नाम आएगा। क्यों इनको पढ़ रहे हैं? सुदेव इंद्रबल को सर्वाधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। किसी को भी करते रहते हैं, कोई भी राजा रहते हैं उन लोग, तो ऐसा नहीं है। देखो इंद्रबल, इसके बाद जो शासक आएगा जो कि सरबपुरी वंश का अंतिम शासक रहेगा, उसका नाम है प्रवरराज द्वितीय। इसी को ही मार करके इस इंद्रबल ने पांडु वंश का नींव रखा था और पांडु वंश का संस्थापक इंद्रबल को माना जाता है। ठीक है, तो दोनों रिलेट हो गए, अर्थात सरबपुरी वंश के बाद इनका दमन करके कौन? पांडु वंश सत्ता पर आया। इसीलिए मैंने किसको बताया? इस इंद्रबल को बताया, सर्वाधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद अगला शासक आ जाएगा प्रवरराज द्वितीय। प्रवरराज द्वितीय ये जो है अंतिम शासक था। ठीक है, प्रवरराज जो है अंतिम शासक था और ये इंद्रबल इसी को क्या कर दिया? मार कर पांडु वंश का शुरुआत किया। पांडु वंश का नींव रखा। ठीक है, पांडु वंश का नींव रखा। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं किसके बारे में? सरबपुरी वंशों के बारे में। इसके अलावा एक फैक्ट आप लोग एडवांस में और याद रखिएगा। ठीक है, एक फैक्ट और याद रखिएगा, यहाँ पर मैं डिब्बा बना के आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एक दो फैक्ट जो है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, इन्होंने ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर बनवाया था। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण? तो सरबपुरी राजवंशों के द्वारा देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर का, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर का इनको श्रेय प्राप्त है। इसके अलावा ये जो सरबपुरी है, इनके सिक्कों पर तथा ताम्र पत्रों पर ताम्र पत्रों पर चित्र अंकित नहीं होता है। ठीक है, चित्र अंकित नहीं होता था। बाकी सभी चीज़ अंकित होते थे, स्थान, नाम, डेट, लेकिन चित्र, किसी प्रकार का चित्र का अंकित इनके ताम्र पत्रों में हमको नहीं मिले हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, इन्होंने अपने शासन को चलाने के लिए प्रमुख 6 भागों में बांटा था। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में बांटा था। सबसे ऊपर भाग को इन लोग कहते थे राज्य, उसके जस्ट अगले नीचे भागों में था राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र को इन लोग संभाग में बांटे थे। ठीक है, और इन्हीं संभागों को क्या कहा जाता था? तो इन्हीं संभागों को कहा जाता था भोग। ठीक है, उसके नीचे में था युक्ति। ठीक है, भोग को बांटे थे इन लोग युक्ति में, और युक्ति को बांटे थे इन्होंने आहार में, और आहार को बांटे थे इन लोग ग्राम में। ठीक है, तो राज्य, राष्ट्र, भोग, युक्ति, आहार, ग्राम, इन चारों क्षेत्रों को बांटा गया था सरबपुरी वंशों के द्वारा अपने शासन को चलाने के लिए। ठीक है, अब ये जो भोग है, भोग का प्रमुख होता था भोगपति। ठीक है, भोग का प्रमुख होता था कौन? भोगपति। इसी को ही क्या करता था ये? इसको दान देने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, राजा से सलाह पर दान देने का, ग्राम को दान देने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, ग्राम को दान देने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार सरबपुरी वंश से संबंधित बहुत सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं। इस सभी को याद रखिएगा। ठीक है, इस सभी को याद रखिएगा। अंतिम में देख लेते हैं, तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सरबपुरी राजवंशों ने बनाया था। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर, इसका निर्माण सरबपुरी राजवंशों के द्वारा कराया गया था।